नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि विदित है आपको कि ईरान और इज़राइल का अच्छा खासा युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका की भी सक्रिय भागीदारी आ गई है। उससे पहले हम अपने एपिसोड का शुरुआत करें, आपसे एक विनम्र प्रार्थना। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब हम सब्सक्रिप्शन की लिस्ट देखते हैं तो संख्या वहीं की वहीं रह जाती है, जिससे किसी भी व्यक्तित्व को डिसऑर्डर्ड होने का पूरा मौका मिलता है। तो आपका उंगली का एक दबाया हुआ बटन हमारे हौसले और हमारी बेबाकी को बुलंद करता है। तो मेरी आपसे बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस एपिसोड को या किसी भी एपिसोड को जब तक आप पूरा नहीं देखते, तब तक जो एपिसोड बनाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, उसमें रिपोर्टिंग क्या है, वो पता नहीं चलती। तो उसे पूरा देखने की कोशिश अवश्य करें। आज के इस युग में जहां पत्रकारिता करना असंभव सा होता जा रहा है, और वो भी निर्भीक, निडर और बगैर बायस हुए, बगैर किसी का पक्ष लिए, तो आपका एक सब्सक्राइब जो है अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, हमें वो हमारी मेहनत का इनाम होता है, जिसकी आपको कोई कीमत चुकानी नहीं होती। तो अब विषय पर आते हैं कि जो ईरान के क्लस्टर बम हैं वो इज़राइल में कितनी तबाही मचा रहे हैं, कितने प्रभावी हैं, और कितने जो एक दुश्मन देश का नुकसान करना होता है वो कितना नुकसान कर पाते हैं। और एक बम से, क्लस्टर बम में सैकड़ों बम छिपे हुए होते हैं, जो एक बार उसका बाहरी आवरण फटने पर बाहर निकल पड़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है वो तो जंग समाप्त होने के बाद भी फटते रहते हैं। अब 19 जून को ईरान ने ऐसा बम चला दिया कि इजराइल वार क्राइम की दुहाई देने लगा, और इजरायली डिफेंस फोर्स IDF, इनके होम फ्रंट कमांड के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से जो हमला किया, उनमें एक मिसाइल के वॉर हेड में क्लस्टर बम थे। अब ये जमीन से 7 किलोमीटर हवा में टूटा, इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अब ये आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि ये होते क्या हैं। दरअसल क्लस्टर बम किनको कहा जाता है? तो क्लस्टर बम जो हैं, इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसके इस्तेमाल पर कितनी पाबंदी है और क्यों है, और पहले किस जंग में चलाए गए थे, देखने वाली बात ये होगी। अब क्लस्टर बम होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही जा रहे कि क्लस्टर बम छोटे छोटे बमों का समूह होता। क्लस्टर मतलब अधिकता, जो एक छोटे से कंटेनर में भरे होते हैं या छोटे से डिब्बे में एक आवरण लिए हुए जो भरा होता है, उसको क्लस्टर बम कहते हैं। और ये कंटेनर हवा में खुल जाता है और इससे छोटे छोटे बम निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। मतलब आपने एरिया बड़ा हिट करना हो, बम एक चलाना हो, तो ये बम उचित रहते हैं। क्लस्टर बम से निकले छोटे बमों को ज़मीन पर गिरने पर या कुछ समय बाद फटने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
यानी यह बम हवा में भी फट सकता है और ज़मीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी फट सकता है। हालांकि इनमें से कई बम नहीं फट पाते और महीनों या सालों तक ज़मीन में दबे रहते हैं। ऐसे में इन बमों को खोजकर नष्ट करना काफ़ी खर्चीला काम हो जाता है। और क्लस्टर बम 4 तरह के होते हैं। एंटी पर्सनल क्लस्टर बम, ये इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे धातु के टुकड़े यानी शार्प नेल होते हैं जो विस्फोट के बाद चारों ओर फैल जाते हैं। एंटी टैंक क्लस्टर बम, ये बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें खास तरह का विस्फोटक होता है जो मोटी परत वाली धातुओं को भेद सकता है। परंतु इजराइल और ईरान जो है उसमें दूरी 1800 किलोमीटर से अधिक होने की वजह से ऐसे बम आमने सामने की लड़ाई में प्रयुक्त होते हैं, उससे दुश्मन का नुकसान होता है। कंबाइंड इफेक्ट क्लस्टर बम, ये गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इन बमों से रनवे भी तबाह हो जाते हैं, अर्थात एयरपोर्ट्स पर अगर इसको चलाया जाए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। इंसिडियरी क्लस्टर बम, ये आग लगाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब अगर दुश्मन के एरिया में आग को लगवाना हो जिससे इमारतें और जंगल नष्ट हो जाते हैं तो ये बम चलाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लस्टर बम के हमले में इजराइल में नुकसान हुआ क्या है दरअसल में। तो इजरायली सैन्य अधिकारी हैं एक, उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि इस तरह की मिसाइल ईरान की अन्य बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली। लेकिन हर एक बम का विस्फोट बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होते हैं और फैल जाते हैं। और मानव शरीर को अगर 1-2 टुकड़े भी लग जाएं और सही जगह पे लगे तो नुकसान पूरा होता है, मृत्यु भी हो सकती है। 19 जून को क्लस्टर बम के हमले में करीब 2.5 किलो का एक बम अजौर में एक घर पर गिरा जिससे छोटे छोटे रॉकेट के बराबर नुकसान हुआ। बाकी 19 बम नहीं फटे। इस हमले में 89 लोग घायल हुए एक बम से और इनमें से 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। अब होम फ्रंट कमांड ने कहा है कि हमले के बाद कई बम फटे नहीं जिनसे अभी भी खतरा बना हुआ है और सैपर्स ने कई बम ढूंढकर नष्ट कर दिए, लेकिन और ज़्यादा बम होने की आशंका है। अजौर शहर में आम लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है, मिसाइल के टुकड़े जैसी दिखने वाली किसी चीज़ से दूर रहें। ऐसी एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। क्लस्टर बम से हमला करने को वॉर क्राइम क्यों कहा जा रहा है? अब ये वॉर क्राइम कैसे है? क्राइम तो होता ही है, पर वॉर में जुर्म करना मतलब वॉर के नियमों का पालन ना करना। अब क्लस्टर बम जो है वो क्योंकि इसमें आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान होता है और बस्ती में गिराए जाते हैं, जहाँ शहरी इलाका, गांव का घनी बस्ती, वहाँ इसको फेंका जाता है क्योंकि इसमें आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान होता है, जान का ज़्यादा नुकसान होता है, माल का कम नुकसान होता है। और इसमें आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान होता है जो युद्ध के कानूनों के खिलाफ है। मतलब किसी भी देश की युद्ध करना हो तो उसकी सेना को युद्ध करना होता है, ना कि सिविलियंस को। अब क्लस्टर बम से हमला करना युद्ध से जुड़े 2 बड़े समझौतों का उल्लंघन करता है। कौन कौन सी हैं वो? एक CCM है, कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस। 30 मई 2008 को आयरलैंड के डबलिन में CCM समझौता हुआ था और इसे 1 अगस्त 2010 से लागू किया गया था। CCM के तहत क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और खरीदना बेचना पूरी तरह से बैन है। 2024 तक CCM को 148 देशों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनमें 112 देशों ने ही इस पर साइन किए थे। और 2010 में जब समझौते में साइन हुए तो दुनिया भर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया था।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन होता है। इससे जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के तहत युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है जो सैनिकों और आम लोगों में फर्क ना कर सके। मतलब सैनिक कौन है, आमजन कौन है, तो आमजन से तो कोई दुश्मनी होती नहीं है, वो तो दोनों देशों की एक जैसी होती है। आर्मी से दुश्मनी होती है और आर्मी ही युद्ध करती है। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का उल्लंघन है, यानी अगर किसी हमले में आम नागरिक को होने वाले नुकसान हमला करने वाले को होने वाले फायदे से ज़्यादा है तो ऐसा हमला नहीं किया जा सकता। जैसे 2006 में इजराइल ने साउथ लेबनान पर 40 लाख से अधिक क्लस्टर बम गिराए। अब ये तो रीत इजराइल ने ही शुरू की है। उसकी मिलिट्री टारगेट अपने दुश्मन का नुकसान करना था, लेकिन इनमें 10 लाख से ज़्यादा बम बिना फटे रह गए, जो जंग के बाद आम नागरिकों के लिए एक बड़ा जान का खतरा बने। अब क्लस्टर बम के इस्तेमाल करने पर पाबंदी क्यों है? दरअसल सोचने वाली बात यह है कि ये मानवता के विरुद्ध है। क्लस्टर म्यूनिशन कोएलिशन यानी सीएमसी के मुताबिक क्लस्टर बमों में 95% तबाही आम नागरिकों की होती है। इसकी रेंज में युद्ध क्षेत्र में नागरिक और खासकर बच्चों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती और वो अनजाने में इसको उठा भी लेते हैं। क्योंकि कई छोटे बम लैंड माइंस की तरह काम करते हैं या कई साल तक जमीन में पड़े रहते हैं और किसी के छूने पर फट जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध में क्लस्टर बमों की वजह से 1000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। अब ये 1964 और 73 के वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने लाओस पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे, जिनमें 8 करोड़ बम बिना फटे रह गए। आज भी वहाँ हर साल 50 से 100 लोग इनके शिकार होते हैं, क्योंकि जब वो खोदने पर या मिट्टी के उभरने के बाद वो हाथ में आते हैं तो अक्सर उनका क्लिप हट जाता है और वो फट जाते हैं। क्लस्टर बम युद्ध के बाद नागरिकों के लिए अत्यधिक क्रूर माने जाते हैं, जिस वजह से सीसीएम के तहत इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अब दुनिया भर में किन किन देशों के पास क्लस्टर बम मौजूद हैं, देखने वाली बात ये होगी। दुनिया में करीब 85 देशों के पास कई तरह के क्लस्टर बम मौजूद हैं। 2024 की क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार सीसीएम पर साइन करने वाले कुल 111 देशों में से सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिनके पास रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए क्लस्टर बम मौजूद हैं। बाकी सभी देशों ने अपना क्लस्टर बम का जखीरा नष्ट कर दिया, जिनके पास करीब 15 लाख क्लस्टर बम थे। सीसीएम पर साइन न करने वाले 15 देश अपने 60 सहयोगी देशों को सैन्य सहायता या बिक्री के जरिए 50 से भी ज़्यादा तरह के क्लस्टर बम ऑलरेडी दे चुके हैं। मिसाल के लिए 2023-24 के बीच में अमेरिका ने यूक्रेन को 5 बार क्लस्टर बम की खेप पहुंचाई थी। अब देखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका, और कर क्या रहा है? एकदम नीच काम। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास DPICM और रूस के पास RBK सीरीज के कई करोड़ों की तादाद में क्लस्टर बम मौजूद हैं। वहीं 28 देश ऐसे हैं जिनमें क्लस्टर बम का प्रदूषण हो सकता है। इसका मतलब है कि इन देशों में क्लस्टर बम के रेमनेट्स यानी अवशेष होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि उतने ही घातक तरीके से लोगों की जान ले सकते हैं। अब ये DPCIM बम के साथ एक अमेरिकी सैनिक की फोटो भी शेयर की गई है, जो शायद टैंक के पास खड़ा है। अब इससे पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल कब कब हुआ, तो जानने योग्य प्रश्न है ये।
क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक दुनिया भर में 23,000 लोगों की मौत क्लस्टर बम के इस्तेमाल से हो चुकी है और ये सारे ही सिविलियन लोग थे। इजराइल पर ईरान के क्लस्टर बम के हमले से पहले यूक्रेन और रूस की जंग में क्लस्टर बम का जमकर इस्तेमाल हुआ। रूस और यूक्रेन दोनों सीसीएम के खिलाफ रहे हैं। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन में क्लस्टर बम के हमलों से 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। वहीं 2023 में अज़रबैजान, इराक, लेबनान, म्यांमार, सीरिया, यमन जैसे देशों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल से 219 लोग मारे गए। कुल 219 में से 101 की मौत क्लस्टर बम के रेमनेट्स यानी जमीन पर गिरे रह गए अवशेषों से हुई थी। अब 2024 की क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2008 सीसीएम पर साइन करने वाले किसी भी देश ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया। ये अच्छी बात है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल जमकर हो रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत रूस ने जर्मनी की सेना के खिलाफ और फिर जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी तादाद में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध के दौरान कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में बड़े पैमाने पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। 1965 और 73 तक वियतनाम में 4 लाख टन वजन के बराबर लाखों क्लस्टर बम गिराए गए थे। अभी भी करोड़ों बम के रेमनेट्स इस इलाके में मौजूद हैं। 90 और 91 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक के खिलाफ 61,000 क्लस्टर बम इस्तेमाल किए थे। 1999 में नेटो सेना ने यूगोस्लाविया पर 1765 क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था और सनद रहे आज की डेट में यूगोस्लाविया नाम का कोई देश बाकी नहीं बचा। यूगोस्लाविया उसके बाद 6 हिस्सों में बंटकर अन्य देशों के बराबर बन गया। मतलब यूगोस्लाविया का अंत हो चुका, विघटन हो चुका। 2001-2 में अफ्रीका में अफगानिस्तान ने 1228 क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, परंतु अमेरिकन वहां भी हार गए। 18-20 वर्ष के बाद अपने हथियारों को छोड़कर डरपोक की तरह दुम दबाकर भागे थे। और 2003 और 2006 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक में करीब 13,000 क्लस्टर बम दागे थे। 2006 में इजराइल ने लेबनान में क्लस्टर बम दागे। 2014-15 में और 22 से 24 तक यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर क्लस्टर बम दागे हैं। 15 और 18 में 2015-18 में सऊदी अरब ने यमन में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। मौका मिला सबने किया, जमकर किया। 2012 से 18 तक सीरिया की सेना ने विद्रोही गुटों पर क्लस्टर बम के हमले किए थे, क्योंकि ये मानवता का नुकसान करते हैं, ह्यूमन बॉडी को मार देते हैं। ये क्लस्टर बम के अलावा किन हथियारों के इस्तेमाल को वार क्राइम कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत 6 तरीके के हथियारों के इस्तेमाल पर बैन है। एक तो रासायनिक हथियार, जो मस्टर्ड गैस है, क्लोरीन गैस है, ऐसी और बहुत सारी जहरीली गैसें। जैविक हथियार, खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एंथ्रेक्स या जो प्लेग बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, या जो अभी आया था कोविड। तो एंटी पर्सनल माइल, पैदल सैनिकों या आम लोगों को मारने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें, ये आमतौर पर पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करता है। आग लगने वाले हथियार, नापाम या फॉस्फोरस वाले बम, उससे हाथ पैर जल जाते हैं और इतना जल जाते हैं कि गल जाते हैं। और ब्लाइंडिंग लेज़र बम, ऐसे लेज़र हथियार जिनकी चमक लोगों को अंधा कर सकती है। इतनी तेज रोशनी आंखों में पड़ती है कि रेटिना जो है वो सड़ जाता है, जल जाता है और
आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जिसको आंखों की पुतली कहा जाता है। वो रेटिना आंख के जो दिखाई देती है उससे पीछे होता है। डम बुलेट्स ऐसी बुलेट्स जो टारगेट के शरीर में हिट होने के बाद फैलती हैं। अब इजराइल और ईरान युद्ध से और भी जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो हमने आपको आज सुबह भी दी और अभी एक दो एपिसोड में आपको और देंगे। और आपसे ये इच्छा जाहिर करेंगे कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये किसी भी मीडिया चैनल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उसमें आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और ना ही कोई इसके बारे में डिस्कस करेगा। तो मेरा मानना यह है कि हमारा इकलौता चैनल है जो इस विषय में आपको पूरी जानकारी दे रहा है और पूरे इतिहास के साथ। तो आपको ये आपका फर्ज बनता है, अपने हाथ को उठाएं, उंगली को कष्ट दें और सब्सक्राइब के बटन को तुरंत दबा दें और साथ ही आप आइकॉन जो बटन होता है सूचना के लिए उसको भी दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी जो हम एपिसोड आपके लिए मेहनत से बनाते हैं उसकी मेहनत का फल होता है। और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा पे नहीं करना, ये टोटली फ्री है। और आज की डेट में निडर पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारा जो इंडेक्स है वो 150 से ऊपर है। तो आपसे एक पोलाइट और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप मौका दें आगे बढ़ने का। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।